हेलो बच्चों, आज आपके लेसन नंबर 10C का सेकंड जो मेन टॉपिक है स्पेस मैनेजमेंट यानी कि स्थान प्रबंधन के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने इस चैप्टर में दो चीज़ें पढ़नी थी, एक समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट और एक स्पेस मैनेजमेंट। मैंने जगह को कैसे मैनेज करोगे आप, जगह को, स्थान जो आपके पास अवेलेबल है उसको कैसे उसका प्रबंधन करोगे। चलिए थोड़ा शुरू करते हैं। अब बेटा, जिन घरों में हम रहते हैं, जो हमारा घर है वो कोई इतना बड़ा नहीं होता कि आप मतलब कि हमारे घर छोटे छोटे हैं और हमारे को सारी एक्टिविटीज़ जो भी हैं जैसे नहाना धोना, सोना, गेस्ट्स को एंटरटेन करना, पूजा पाठ करना, पढ़ाई करना, ठीक है, ये सारी जो भी गतिविधियां हैं हमारे को इसी घर में करनी होती हैं। तो ऐसा तो बहुत बड़े घर तो है नहीं, तो हमारे को जो भी हमारे पास घर है उसके हिसाब से हमारे को अपनी जो जगह है उसको यूटिलाइज़ करना है ताकि सारे काम भी हो जाएं और घर एकदम घुटन घर के अंदर ना लगे। क्योंकि क्या है, छोटे छोटे घर हैं, अगर घर को अच्छी तरह से प्लान नहीं किया गया, हर कमरे को, हर पूरी स्पेस को प्लान नहीं किया गया, तो वो बड़ा क्लटर्ड लुक देता है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्ड लुक देता है, बहुत ज़्यादा घुटन होती है उस घर के अंदर, सामान बिखरा रहता है। तो एक अच्छा वेल प्लान्ड हाउस क्या होता है, वो होता है जिसमें सारा सामान आपका सुव्यवस्थित हो, अच्छी तरह, चाहे छोटा घर हो लेकिन अलग अलग कॉर्नर बनाए हों आपने। एक आपके घर में कोई घुसे तो उसको घुटन वाली फीलिंग ना हो, उसको ये ना लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर जाना है, कौन सा कमरा कौन सा है। एक चाहे छोटा घर हो लेकिन आपको उसको प्लानिंग अच्छी करनी है। तो ये स्पेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे आपने जितने भी स्पेस आपके पास है उसका प्रबंधन कैसे करना है, इसी को हम कहते हैं स्पेस मैनेजमेंट। स्पेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग ऑफ द स्पेस, जो भी आपके पास स्पेस है, जगह है, उसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग इट एज पर द प्लान, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन। क्या मतलब है उसका, कि आपकी स्पेस तभी, जो भी आपकी जगह है आपके पास, उसका फ़ायदा तभी है जब आपका जो यूटिलाइज़ आप उसको ठीक तरह कर रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो। एक कोना खाली पड़ा हुआ है, उस पर कुछ आपने करा ही नहीं है और बाकी सारे कोने के अंदर आपने बहुत सारा सामान रख दिया है, ये इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं है। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है जो भी आपके पास स्पेस है उसका योजना अनुसार उसकी व्यवस्था करना और उसके उपयोग के अनुसार योजना का क्रियान्वयन और कार्यकारिता करना। तो यही हम स्पेस की डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे कि जो भी आपके पास उपलब्ध स्थान है और जो आपकी आवश्यकता और प्रयोग आपने करना है, मतलब आपने पूजा घर बनाना है, आपने शायद एक पढ़ने का रूम बनाना आप चाहते हो, तो जो भी उपलब्ध स्थान है उसकी उपयोग, आवश्यकता और प्रयोग के अनुसार उसकी व्यवस्था करना। जो जो आपके दिमाग में तो है ना कि मेरे पास एक ड्राइंग रूम होना चाहिए जिसमें मैं अपने मेहमानों को से बात कर सकूं, एक पूजा घर होना चाहिए, एक मेरा डाइनिंग हॉल होना चाहिए। अगर आपको ऐसा, और घर छोटे हैं तो आपको ये पता है कि आपकी आवश्यकता क्या क्या है, तो जो भी आपका उपलब्ध स्थान है उसकी आपकी आवश्यकता और आपका जो प्रयोग, आपने जो उपयोग करना है, उसका यूज़ करना है, उसके हिसाब से उसकी व्यवस्था करना, व्यवस्था करके अधिक से अधिक उस जगह को उपयोग में लाने को स्थान व्यवस्था कहते हैं। जितना भी जगह आपके पास है उसको मैक्सिमम उसका यूज़ निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने जो स्थान है उसको प्रयोग में लाना, इसको कहते हैं स्थान प्रबंधन। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेस प्लानिंग। क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेस प्लानिंग यानी कि स्थान नियोजन के सिद्धांत। स्थान नियोजन के सिद्धांत यानी कि जब भी आप स्थान का प्लानिंग कर रहे हो तो उसके क्या क्या सिद्धांत हमने फॉलो करने हैं।
स्पेस मस्ट बी प्लान फॉर इट्स ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, यानी कि जो भी आपका स्पेस है उसको उसके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए उसको प्लान करना ज़रूरी है. फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स टू बी केप्ट इन माइंड. अब पहला प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट. एस्पेक्ट का मतलब होता है it indicates the arrangement of doors and windows in the external walls of a building which allows the occupants to enjoy the nature in the form of sunshine, breeze and scenery. Aspect होता है, इसको कहते हैं स्वरूप. स्वरूप का मतलब होता है जब आपके घर के जो दरवाजे और खिड़कियां हैं उनका अरेंजमेंट इस तरह से हो कि आप जब अंदर खड़े हों तो आपको बाहर की सीनरी नज़र आए. ठीक है, आप बाहर का दृश्य नज़र आना चाहिए, धूप आनी चाहिए आपको अंदर से और हवा आनी चाहिए. एस्पेक्ट का मतलब ये होता है, यानी कि स्वरूप का मतलब होता है भवन की बाहरी दीवारों में दरवाज़ों और खिड़कियों की व्यवस्था का अरेंजमेंट जिससे उसमें रहने वाले प्राकृतिक देन जैसे धूप, हवा और दृश्य आदि का आनंद ले सके. स्वरूप हमेशा घर के अंदर से देखा जाता है. फिर हम आते हैं प्रभाव पे, यानी कि प्रॉस्पेक्ट पे. प्रॉस्पेक्ट इज इन द प्रॉपर सेंस इज द impression or impact that a house is likely to make on a person who looks at it from outside. प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है जब बाहर कोई व्यक्ति खड़ा हो तो बाहर से आपके घर की लुक कैसे आती है. एस्पेक्ट में हमने बोला अंदर से बाहर देखना. अब प्रभाव में हम देखते हैं यही मतलब है कि जो घर के बाहर से देखने वाले व्यक्ति पर पड़ सकता है प्रभाव. इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का सही इस्तेमाल, दरवाज़ों और खिड़कियों की सही स्थिति और अप्रिय दृश्यों को ढक कर मनोहर आकृति प्राप्त करने का उद्यम शामिल है. इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके इट इंक्लूड्स द अटेनमेंट ऑफ प्लीजिंग. बाहर जो खड़ा है आदमी उसको एक अच्छी प्लीजिंग अपीयरेंस नज़र आए. यूजिंग द नेचुरल ब्यूटी, पोजिशनिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज़. आपका घर के जो दरवाजे खिड़कियाँ ऐसे प्लेस होने चाहिए कि सारा जो आपका अनडिज़ायरेबल, जो आप नहीं दिखाना चाहते किसी को, जो अपने घर की चीज़, वो किसी को वो सबसे छुप जाए. और ऐसे डोर्स और विंडोज़ हों कि हवा भी जाए अंदर, लेकिन बाहर के लोगों को ऐसा अंदर का जो चीज़ आप नहीं दिखाना चाहते वो नहीं भी नज़र आए. तीसरी चीज़ जो आपने जो आप अपना स्पेस प्लान करते हो, जो बहुत ज़रूरी हुआ है प्राइवेसी. प्राइवेसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स. एक होती है इंटरनल प्राइवेसी, एक होती है एक्सटर्नल प्राइवेसी. इंटरनल प्राइवेसी का मतलब होता है कि जब आपके घर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो एक कमरे में जो रह रहे हैं उनकी प्राइवेसी दूसरे कमरे से मेंटेन होनी चाहिए, यानी कि एक कमरे के अंदर से दूसरा कमरा ना निकले. Privacy of one room from another room is referred to as internal. It is attained by careful planning in the house with respect to grouping, positioning of door. मतलब एक दरवाज़ा दूसरे दरवाजे के सामने ना खुले, नहीं तो उसका दरवाज़ा खुलेगा तो आपको नज़र आएगा. प्रोविज़न ऑफ स्मॉल एक बीच में लॉबी होनी चाहिए रूम्स के बीच में. और एक इंटरनल प्राइवेसी ऐसे भी कैसे आप कर सकते हो, आप दरवाजे नहीं हैं तो आप पर्दे भी लगा सकते हो, स्क्रीन्स भी लगा सकते हो. जिन परिवारों में लार्ज फैमिलीज़ हैं, बड़ी फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे कई घरों के अंदर औरतों के लिए अलग सिटिंग एरिया भी बनाया जाता है ताकि उनकी प्राइवेसी हिंडर ना हो. ठीक है, तो जो ये एकांतता है इसका दो तरह का होता है. भीतरी एकांतता मतलब एक रूम दूसरे रूम से अलग अलग होना चाहिए और एक रूम के दरवाज़ा दूसरे के सामने ना हो. दरवाज़ा नहीं है तो आप पर्दे लगा सकते हो. और एक आपके बीच में एक जो कॉरिडोर होता है, घर में कमरों की स्थिति, दरवाज़ों की स्थिति, छोटे गलियारे होने चाहिए या लॉबी की व्यवस्था आप करें. उसके ये तभी प्राइवेसी आप बनेगी, क्योंकि एक ऐसे आप लॉबी बना के रखोगे, एक कमरा यहाँ पे है, फिर ये लॉबी है, तो दूसरा कमरा इधर होना चाहिए थोड़ा, ताकि इसके सामने वो कमरा ना हो तो वो नज़र ना आए उसका. फिर दूसरी एकांतता होती है बाहरी एकांतता. इसका अर्थ पड़ोसी के घरों, सार्वजनिक सड़कों और उपमार्गों से सबके घर के सभी भागों की एकांतता हो. इसके लिए
सुविचारित नियोजन द्वारा प्रवेश द्वारा इसके लिए सुविचारित नियोजन द्वारा प्रवेश द्वार बनाया जाता है या कोई शेड हो सकता है जिससे पेड़ या लताओं से ढक दिया जाता है। ये देखो, एक्सटर्नल प्राइवेसी ऐसा का मतलब होता है कि आपके घर की प्राइवेसी दूसरे बाकी अपने नेबरहुड, आपके पड़ोसियों से, सड़क से, मतलब कि आपका घर बहुत ज़्यादा बाहर सड़क से नज़र ना आए। इट कैन बी एक शेड आप बना सकते हो घर के ऊपर, जिसके ऊपर आप ढक सकते हो ट्री और लताओं से, ताकि वो आपका घर थोड़ा ढका रहे। मतलब ये इंटरनल प्राइवेसी आपके घर के सदस्यों के लिए, और एक्सटर्नल प्राइवेसी आपके घर की बाकी जो बाहर सड़क या बाहर आपके जो पड़ोसी हैं उनसे प्राइवेसी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रुपिंग। नेक्स्ट हम जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं ग्रुपिंग, जिसको कहते हैं कमरे की स्थिति। अब आप देखो ये कमरा, ये देखो, इसका मतलब ये होता है कि द आउटलुक ऑफ रूम्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिलेटिव पोजिशन विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, इन अ बिल्डिंग द डाइनिंग एरिया मस्ट बी क्लोज टू द किचन एंड द किचन मस्ट बी अवे फ्रॉम द टॉयलेट। हर रूम की ग्रुपिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि आप बेटा देखो, जहाँ आपने खाना खाना है किचन उसके बिल्कुल पास होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपने खाना खाना है और वहाँ चला गया आपका अगर ये किचन, तो मदर को आपकी इतनी दूर आना पड़ेगा आपको खाना देने के लिए। ठीक है ना, तो यही इसका मतलब है कि टॉयलेट, बेडरूम, लिविंग रूम, बेडरूम हमेशा टॉयलेट के साथ होना चाहिए, फिर लिविंग रूम, फिर आपका जो डाइनिंग रूम है, किचन है, ये सबकी ग्रुपिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कमरे की स्थिति। तो मैंने बताया कि जैसे बेडरूम को टॉयलेट के पास, डाइनिंग टेबल को किचन के पास होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है रूमीनेस। रूमीनेस का मतलब होता है कि जब आप कमरे में घुसो तो आपको घुटन महसूस ना हो। तो सारी जो स्पेस आपको कमरे में मिली हुई है उसको पूरा आपने यूज़ किया है और सब कुछ इस तरह से प्लेस्ड है कि थोड़ा थोड़ा खाली खाली भी रखना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, जो आपकी जो अलमारियाँ हैं उसको दीवार के अंदर बनवा सकते हो, शेल्व्स बनवा सकते हो, स्टोरेज एरिया बेड के अंदर स्टोरेज बॉक्स वाले बेड बना सकते हो ताकि बाहर जगह खाली रह जाए। और इन एडिशन फर्नीचर अरेंजमेंट ऐसा कर सकते हैं कि आप कलर स्कीम ऐसी ले सकते हैं कि बहुत झटके कलर्स मत लीजिए आप। और हमेशा जो होता है ना, जो स्क्वायर रूम होता है वो थोड़ा छोटा लगता है, और हमेशा जो रेक्टेंगुलर रूम है, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा लगता है हमेशा। और लाइट कलर्स से आपका रूम बड़ा लगेगा, डार्क कलर्स लाइट कलर्स से बड़ा लगेगा, डार्क कलर से छोटा लगेगा। तो ये इसको हम कहते हैं खुलापन। खुलापन आप कलर से भी ला सकते हो, मतलब हल्के कलर यूज़ करिए। और वर्गाकार, मतलब वर्गाकार जो रेक्टेंगुलर कमरा होता है ये लंबा लगेगा, और जो स्क्वायर कमरा है वो छोटा लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फर्नीचर रिक्वायरमेंट्स। इस रूम इस तरह से प्लान होना चाहिए कि फर्नीचर उसके हिसाब से ही वहाँ पे रखा जाए। एक छोटा कमरा हो तो बहुत बड़ा फर्नीचर नहीं रखना चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कमरे के हिसाब से फर्नीचर हो। ठीक है, और इतना फर्नीचर ही हो कि आपको चलने फिरने की जगह कमरे में मिल जाए। ये देखो, अब ये बिल्कुल ठीक है, बेड है, साथ में लैम्प टेबल है, 2 स्टूल्स रखे हुए हैं, किसी गेस्ट के लिए टीवी रखा है, बाकी कमरे को खाली छोड़ा है। एक आधी पेंटिंग लगाई है, खिड़की भी है इसके अंदर। ठीक है, अब ये कमरा खाली था, पहले ये ऐसा कमरा खाली था, उसको आपने ऐसे अरेंज कर दिया। तो जो आप फर्नीचर डालते हैं अंदर वो इतना होना चाहिए कि आपको घुटन महसूस ना हो, चलने फिरने की जगह भी हो। उसके बाद हम आते हैं 7th है सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता। ओके,